कुछ अर्सा पहले मैंने व्लॉग किया जिसमें मैंने बताया कि किस तरीके से आप अपनी सेविंग्स को लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में तब्दील कर सकते हैं। उसके बाद कुछ लोगों ने मुझे कहा कि मैं स्टॉक मार्केट के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो मैंने फ़ैसला किया कि मैं स्टॉक मार्केट की बेसिक्स के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा और एक सीरीज़ बाकायदा तौर पर करूँगा, जिसका पहला हिस्सा ये भी आपके सामने हाजिर है। और इस सीरीज़ के अंदर हम बुनियादी तौर पर ये डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले स्टॉक मार्केट होती क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, स्टॉक मार्केट वर्क कैसे करती है, स्टॉक मार्केट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कि प्रमोटर्स क्या होते हैं, इशूअर क्या होता है, और ब्रोकरेज सिक्योरिटी एजेंसीज या ब्रोकरेज एजेंसीज जो हैं वो क्या होती हैं। इसके अलावा डिपॉजिटर्स क्या होते हैं, क्लियरेंस कंपनीज कौन कौन सी होती हैं, इसके अलावा रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ क्या होती हैं। तो ये सारे बेसिकली कंपोनेंट्स हैं स्टॉक मार्केट के, ये क्या होते हैं। इसके अलावा प्राइमरी मार्केट के अंदर और सेकेंडरी मार्केट में क्या फ़र्क होता है। इसका पहला हमारा लेक्चर बेसिकली है स्टॉक मार्केट के बैकग्राउंड पे, कि कोई कंपनी जब स्टॉक मार्केट पे आके लिस्ट होती है तो लिस्ट होने से पहले वो किन किन फेजेस से गुजरती है, उसको हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा, स्टॉक मार्केट के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं और वो क्या क्या काम करते हैं, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट बिल्कुल वैसे ही एक मार्केट है जैसे मुख्तलिफ़ किस्म के गुड्स की होती है। मिसाल के तौर पर अगर आपने परचून का सामान लेना हो तो आप अकबरी मंडी जाएंगे, तो जितने भी दुकानदार होते हैं वो अकबरी मंडी लाहौर में जाके अपना परचून का सामान ला के अपने अपनी दुकानों पर बेचते हैं। इसी तरह जब आपने किसी भी कंपनी के मार्केट शेयर्स ख़रीदने हो तो आप उस कंपनी के शेयर्स को परचेज़ करने के लिए स्टॉक मार्केट जाएंगे। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट एक आम मार्केट की हैसियत ही रखती है, लेकिन डिजिटल फॉर्मेट में, जहां पर आप अपनी मर्ज़ी के, अपनी पसंद के कोई भी स्टॉक ख़रीद या बेच सकते हैं। तो ये था बैकग्राउंड, थोड़ी सी डेफिनेशन स्टॉक मार्केट की कि स्टॉक मार्केट होती क्या है। तो अब हम इसको मज़ीद डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। स्टॉक मार्केट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक हाइपोथेटिकल कंपनी के से शुरू करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ पर 4 दोस्त हैं, W, X, Y एंड Z। ये चारों दोस्त फैसला करते हैं कि वो कोई एक कंपनी बनाएं। तो वो क्या करते हैं कि 1-1 लाख रुपए देते हैं और 4 लाख रुपए जमा करके एक कंपनी बनाते हैं जिसका नाम वो रखते हैं ABC प्राइवेट लिमिटेड। तो इस नाम पर आपने फोकस रखना है, प्राइवेट लिमिटेड, इसलिए क्योंकि ये अभी महदूद है इन्हीं 4 लोगों तक, तो इसलिए इस कंपनी के साथ प्राइवेट लिमिटेड का टैग लगेगा। उसके बाद इस कंपनी के एस्टिमेशंस लगाएंगे कि कितना रेवेन्यू जनरेट कर पाएगी, कितनी लायबिलिटीज़ होंगी और कितने इसकी एक्सपेंशन के अंदर जो है ना पैसा लगेगा। तो उस हिसाब से ये चारों लोग एक वैल्यू डिसाइड करेंगे जिसको फेस वैल्यू कहा जाता है। क्योंकि अब हर बंदे ने अपने अपने पैसे तो दे दिए हैं, तो एक बंदे का कितना शेयर बनेगा उसको इवैल्यूएट करने के लिए ये चारों लोग मिलकर डिसाइड करेंगे कि इस कंपनी के एक शेयर की फेस वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो वो उन्होंने डिसाइड कर दी 5 रुपीज़ पर शेयर। दूसरी जानिब ये जो 4 लोग हैं जो उस कंपनी को शुरू करेंगे, उनको कहा जाता है स्टॉक मार्केट की टर्म्स में प्रोमोटर्स। यानी वो लोग जो कंपनी शुरू करते हैं उनको प्रोमोटर्स के नाम से जाना जाता है। तो ये आपने टर्म जो है वो आगे चलकर याद रखनी है कि प्रोमोटर्स और आम शेयर होल्डर के अंदर क्या फ़र्क होता है। तो प्रोमोटर वो होते हैं जो कि शेयर कंपनी को चलाते हैं, बनाते हैं। तो जो इनिशियल शेयर होल्डर्स होते हैं उसको प्रोमोटर्स जो है वो कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद जब हमने देखा कि 4 लाख रुपये से कंपनी स्टार्ट हो गई, तो टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स इन 5 रुपये के हिसाब से हो जाएंगे 80,000। यानी कि 4 लाख डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 80,000। तो एक शेयर होल्डर के हिस्से में, यानी इन चारों में से हर एक के हिस्से में कितने कितने शेयर्स आएंगे, तकरीबन 20,000। अच्छा, अब हर शेयर होल्डर को ये जो कंपनी है ये एक सर्टिफिकेट जारी करेगी जिसको हम शेयर सर्टिफिकेट कहते हैं। ये सर्टिफिकेट आज भी मुख्तलिफ कंपनियां बनाती हैं। तो इस सर्टिफिकेट पे क्या लिखा होता है कि उस बंदे का नाम, यानी शेयर होल्डर का नाम क्या है। तो हमारे केस में ये शेयर होल्डर बेसिकली कंपनी का प्रमोटर भी है। इसी तरह उसकी फेस वैल्यू, शेयर की फेस वैल्यू क्या है, 5 रुपीज़। जैसे कि यहाँ पर डिसाइड हो चुका था। नंबर ऑफ़ शेयर्स कितनी है, 20,000। शेयर्स की वैल्यू कितनी है, यानी टोटल कितने रुपए के शेयर हैं। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 1 लाख। तो ये बेसिकली सर्टिफिकेट एक जारी हो जाएगा हर एक शेयर होल्डर को। तो इस सर्टिफिकेट के ऊपर जो वैल्यू लिखी है वो है 5। तो बेसिकली फेस वैल्यू का लिटरल मीनिंग भी ये है कि सर्टिफिकेट के फेस के ऊपर जो वैल्यू लिखी हो।
तो इस सर्टिफिकेट के फेस के ऊपर 5 लिखी है, तो इसीलिए इस वैल्यू को फेस वैल्यू कहा जाता है। अच्छा, तो उसके बाद क्या होता है कि ये कंपनी एस्टेब्लिश हो जाती है और काम करना शुरू कर देती है। अब ठीक 3 साल के बाद ये जो 4 प्रमोटर्स हैं WXYZ जो हमने यहाँ ऊपर डिस्कस किए, वो डिसाइड करते हैं कि उन्होंने अपनी कंपनी को एक्सपेंड करना है तकरीबन 3 साल के बाद। तो 3 साल गुजर चुके हैं, अब ये कंपनी को एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड करने के बाद कंपनी का नाम तो प्राइवेट लिमिटेड ही उसका टैग रहता है, लेकिन अब क्या होते हैं कि 6 न्यू शेयर होल्डर्स को वो अपनी कंपनी में ऐड कर लेते हैं, क्योंकि उन इस कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है एक्सपैंड करने के लिए। तो प्रोमोटर्स डिसाइड करते हैं कि वो 6 न्यू शेयर होल्डर्स को ऐड करेंगे ताकि वो इस कंपनी को एक्सपैंड करने का ख़र्चा जो है वो पूरा किया जा सके। अब यहाँ पर फेस वैल्यू जो है वो 5 रुपये ही रहती है, जो कि 3 साल पहले डिसाइड हो चुकी थी, मगर ऑफ़र वैल्यू यानी OV ऑफ़र वैल्यू जो इन 6 लोगों को दी जाएगी, जिसके ऊपर को कहा जाएगा कि अगर आपने कंपनी का पार्टिसिपेंट बनना है, शेयर होल्डर बनना है, तो आप इतने रुपए पर शेयर दें, तो वो डिसाइड किया 20 रुपीज़। अब ये 20 रुपीज़ कहाँ से डिसाइड होता है? ये 20 रुपीज़ डिसाइड होता है कि कंपनी के ऊपर लाइबिलिटीज़ कितनी है, एक्सपेंशन रिक्वायरमेंट, कैपिटल कॉस्ट और उस कंपनी को चलाने के जो अदर ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर्स हैं उसकी बुनियाद के ऊपर डिसाइड किया जाता है कि फर्दर पर शेयर कितने पैसे चाहिए होंगे कि गोल के मुताबिक इस कंपनी को चलाया जा सके। या हो सकता है कि इस स्टेज के ऊपर कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं, ये 4 प्रोमोटर्स, वो ऑफ़र वैल्यू को वही रखें जो फेस वैल्यू है, यानी जो हमारे केस में इस वक्त 5 रुपये है। अच्छा, अब ये वाला सारा काम यानी कंपनी के शेयर्स बेचने और बाकी 6 लोगों को ख़रीदने, 6 लोगों का इन शेयर्स को ख़रीदने का जो काम जिस मार्केट में हो रहा होगा उसको हम प्राइमरी मार्केट कहते हैं। अब ये टेक्निकली कोई फ़िज़िकल मार्केट नहीं होती जैसे हमारे पास पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है। ये जस्ट ये होता है कि कुछ वॉल्चर्स के ज़रिए से या किसी बैंक के ज़रिए से एक जो है ऐड जारी होता है कि अगर कोई पर्सन जो है इस कंपनी के शेयर ख़रीदना चाहता है, तो वो इस ऑफ़र वैल्यू के अगेंस्ट ख़रीदने के लिए इन प्रोमोटर्स या कंपनी की वेबसाइट के ऊपर या एड्रेस के ऊपर रब्ता कर ले, तो वो जो भी इनका आगे फर्दर प्रोसेस होता है उसके तहत वो यहाँ पर इजीली ख़रीद लेगा। अच्छा, अब बात आ जाती है बुक वैल्यू की। अब यहाँ पर जब कंपनी शुरू हुई तो वो 4 लाख रुपए से स्टार्ट हुई, लेकिन 3 साल के बाद उसके कोई ना कोई एसेट्स बड़े होंगे, तो हो सकता है कि 3-4 लाख की तो अब सिर्फ इस कंपनी की गाड़ियाँ रह जाएँ, यानी फर्दर उसके अंदर टेंजिबल या नॉन टेंजिबल एसेट्स ऐड हो जाए। तो वो टोटल कंपनी की जो वैल्यू होती है उसको यहाँ पर बुक वैल्यू कहा जाता है। तो बुक वैल्यू बेसिकली डिफरेंट है फेस वैल्यू से। कुछ लोग फेस वैल्यू को और बुक वैल्यू को आपस में मिला देते हैं। बुक वैल्यू इंटायरली डिफरेंट थिंग है, फेस वैल्यू इंटायरली डिफरेंट थिंग है। तो टोटल टेंजिबल अनटेंजिबल एसेट्स प्लस प्रिंसिपल कॉस्ट प्लस लाइबिलिटीज़ टोटल एसेट्स की, तो वो हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं बुक वैल्यू, जो कि ऑब्वियसली जब जैसे जैसे कंपनी जो है वो एक्सपैंड होती है तो बुक वैल्यू भी उसकी चेंज होती जाती है। अच्छा, अब कंपनी को चलते हुए ये 4 और ये 6 तकरीबन 10 शेयर होल्डर हो गए। तो कंपनी को अब चलते चलते तकरीबन 3 साल हो गए और कंपनी मुकम्मल तौर पर एस्टेब्लिश हो गई और इसने मार्केट के अंदर अब जगह बनाना शुरू कर दी है। अब जो ये प्रोमोटर्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि हमने अब अपनी कंपनी को फर्दर एक्सपेंड करना है। तो वो सबसे पहले तो क्या करेंगे, अपनी कंपनी के साथ जो प्राइवेट लिमिटेड का टैग था वो ख़त्म कर देंगे और अब ये कंपनी हो जाएगी पब्लिक लिमिटेड या लिमिटेड, यानी ABC लिमिटेड या ABC पब्लिक लिमिटेड के तौर पर वो कंपनी जानी जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर भी ये सारा आगे काम जो है वो प्राइमरी मार्केट के अंदर ही हो रहा होगा। सिर्फ फ़र्क ये होगा कि जहाँ पिछली स्टेज के ऊपर जब वो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड थी, कंपनी ने या प्रोमोटर्स ने ऑफ़र वैल्यू को जारी किया, लेकिन अब यहाँ वो जारी करेंगे IPO, जिसको कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफ़र। जब आप स्टॉक मार्केट को देख रहे होंगे या इससे रिलेटेड किसी न्यूज़ को देख रहे होंगे तो आप बार बार IPO का जिक्र जो है वो सुनेंगे। तो IPO बेसिकली होता है जब भी कोई कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक करती है तो उसकी इनिशियल ऑफ़र जारी करती है, उसे कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफ़र। तो यहाँ पर फेस वैल्यू तो 5 रुपये थी जो सबसे पहले स्टेप से चलती आ रही है 6 साल कबल से, लेकिन IPO जो है वो 20 रुपये हो जाएगा। अब IPO जो है वो 20 रुपये क्यों डिसाइड किया प्रोमोटर्स ने, वो डिपेंड कर रहा होता है
सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर कि आपने शेयर्स ऑफ़र कितने किए और इसके अगेंस्ट ख़रीदार कितने हैं, या कंपनी की अपनी कैपेसिटी के ऊपर भी, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया कि लायबिलिटीज़ कितनी है, टर्नओवर कितना यानी सेल्स कितनी है और रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है वगैरह वगैरह, उसके हिसाब से भी ये आईपीओ जो है वो रखा जा सकता है। लेकिन अमूमन जो है वो प्रोमोटर्स डिमांड एंड सप्लाई की बुनियाद के ऊपर डिसाइड करते हैं कि आईपीओ को कितना हो चाहिए। तो हमारे केस में वो 20 रुपये हो गया। तो जब इस कंपनी ने ये जारी किया तो अल्टीमेटली तकरीबन 500 लोगों ने डिसाइड किया कि वो इस कंपनी के शेयर ख़रीदेंगे और 500 लोगों की डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से आईपीओ जो है वो 20 रुपीज़ का फिक्स हुआ। तो ये जो 500 लोग हैं इन्होंने 20 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से शेयर्स ख़रीदे और ऐड हो गए पहले से मौजूदा 10 शेयर होल्डर में। तो अब टोटल इस कंपनी की जो अब प्राइवेट लिमिटेड की बजाय पब्लिक लिमिटेड बन गई है, टोटल शेयर होल्डर्स हो गए तकरीबन 510। अच्छा, जो हमारी अब एबीसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी थी, इसको फर्दर चलते हुए मज़ीद 3 साल जो है वो हो चुके हैं। शेयर होल्डर्स हमारे थे तकरीबन 510 और अब प्रमोटर्स यानी इनिशियल 4 शेयर होल्डर थे WXYZ, वो डिसाइड करते हैं कि हमने अपनी कंपनी को फर्दर एक्सपेंड करना है और इसको लिस्ट कर देना है किसी सेकेंडरी मार्केट के अंदर, ठीक है, जो हमारे केस में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है। तो सेकेंडरी मार्केट में जो सबसे ज़्यादा काबिल दीद और सबसे ज़्यादा जिसका आप नाम सुनते हैं वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, उसके ऊपर ये कंपनी को लिस्ट कर दिया जाता है। तो और ये कंपनी यहाँ पर चूँकि पहले ही पब्लिक लिमिटेड थी तो अभी भी पब्लिक लिमिटेड रहेगी, लेकिन अब फ़र्क ये होगा कि इसके शेयर्स बजाय इसके कि बैंक्स नोटिफाई करता या एड्स के अंदर आते, अब ये जो शेयर्स हैं वो बाकायदा इक्विटी मार्केट या लिक्विडिटी के तौर पर आपकी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आ जाएंगे, जहां पर ख़रीदार इन स्टॉक्स को ख़रीद या बेच सकेगा। अच्छा, उसके बाद अब होता क्या है कि जो आपने फेस वैल्यू दी थी, जो आज से यानी 3 जमा 3 जमा 3 9 साल पहले जो 5 रुपये थी, वो अभी भी वही है, ठीक है। आईपीओ जो आपने आज से 3 साल पहले जब उसको सबसे पहली दफ़ा प्राइवेट लिमिटेड की बजाय पब्लिक लिमिटेड किया था तो 20 रुपये तय की थी। तो लेकिन अब यहाँ पर जब आप लिस्ट उसको कर देंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, तो इशू या लिस्टेड वैल्यू जो है वो 50 रुपये हो जाएगी। अब ये 50 रुपये क्यों है? वो बिल्कुल प्योरली डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर है कि जितनी ज़्यादा डिमांड होगी और सप्लाई कम होगी उतना ये रेट ऊपर चलता रहेगा। तो ये तो लिस्टेड वैल्यू वो वैल्यू होती है कि जब पहली दफ़ा वो कंपनी लिस्ट होती है तो उसके स्टॉक की क्या वैल्यू होती है। जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ती है और उस कंपनी के शेयर्स जो है वो ख़रीदना या बिकना शुरू हो जाते हैं, तो डिमांड एंड सप्लाई के असूल के तहत वो वैल्यू 55 या 55 से ज़्यादा यानी या इससे भी ऊपर कहीं भी हो सकती है। तो बेसिकली जब एक कंपनी लिस्ट हो जाती है तो ये 3-4 वैल्यूज़ जो है ना आपके सामने आएंगी कि इसकी फेस वैल्यू क्या है, IPO उसका क्या था, इशूड लिस्टेड वैल्यू यानी जब वो कंपनी लिस्ट हुई तब इसका रेट क्या चल रहा था, इसी तरह मार्केट वैल्यू जो यानी जब काफ़ी टाइम गुजर जाए इसको लिस्ट हुए हुए तो इसका जो करंट शेयर है वो क्या चल रहा है। इसको इक्विटी प्राइस भी बोलते हैं, इसको शेयर प्राइस भी बोलते हैं, काफ़ी सारे नाम से इसको जाना जाता है। वो तकरीबन 55 रुपये चल रही है। अच्छा, अब ये सारी जो एक्टिविटी हो रही होगी वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज यानी सेकेंडरी मार्केट के अंदर हो रही होगी। तो यहाँ पर हमने दो बेसिकली टर्मिनोलॉजीज जो है ना वो देखी कि प्राइमरी मार्केट क्या है, सेकेंडरी मार्केट क्या है। तो इस कंपनी के बनने से तकरीबन 3 साल कबल तक ये जो मार्केट की खरीदो जो उस कंपनी की खरीदो फरोख्त है वो प्राइमरी मार्केट के अंदर हो रही थी। और वैल्यूज़ क्या थी, इसके शेयर की फेस वैल्यू थी या IPOs थे, यानी कि कंपनी और इन्वेस्टर के दरमियान में जो है ना खरीदो फरोख्त हो रही थी प्राइमरी मार्केट में। लेकिन जब सेकेंडरी मार्केट की बात आती है तो बेसिकली इन्वेस्टर और इन्वेस्टर के दरमियान में खरीदो फरोख्त हो रही होती है, क्योंकि जब ये पब्लिक होती है तो पहले से मौजूदा इन्वेस्टर उसको पब्लिक करता है अपनी सेकेंडरी मार्केट में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। तो ख़रीदार भी बेसिकली इन्वेस्टर होता है और बेचने वाला भी बेसिकली इन्वेस्टर हो सकता है। तो बेसिकली सेकेंडरी मार्केट इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टर के दरमियान सेल परचेज़ और प्राइमरी मार्केट कंपनी और इन्वेस्टर के दरमियान सेल परचेज़ के ऊपर मुनहसर होती है। और यहाँ पर जो वैल्यूज़ होती हैं फेस वैल्यू IPOs को देखा जाता है, इधर फेस वैल्यू IPOs
लिस्टेड वैल्यू, मार्केट प्राइस, इन सब चीज़ों को देखा जाता है। जैसे ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास सेकेंडरी मार्केट इंडेक्स की। KSE 100 सबसे मशहूर, KSE 30 और KMI 30, ये जो है ना कुछ मशहूर इंडेक्सेस हैं जो कि प्राइम सेकेंडरी मार्केट की परफॉर्मेंस को जो है वो बता रहे होते हैं। अच्छा, आखिर में हम देखते हैं कि एक स्टॉक मार्केट के कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले इशूअर कंपनी, जो कंपनी शेयर्स इशू करती है उसको इशूअर कंपनी कहते हैं। जैसे हमारे केस में ABC पब्लिक लिमिटेड है। इन्वेस्टर कौन है? ख़रीदार। ब्रोकर कौन है? बेसिकली इन्वेस्टर और कंपनी के दरमियान में एक ब्रिज होता है, वो ब्रोकर बना रहा होता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में या किसी भी मार्केट के अंदर आप डायरेक्टली जो है वो सेल परचेज नहीं कर सकते, आपको किसी न किसी ब्रोकरेज अकाउंट की ज़रूरत होती है और आपको फैसिलिटेट करने वाला ब्रोकर होता है। ब्रोकर बेसिकली स्टॉक मार्केट का ही एक जो है पार्टिसिपेंट होता है, उससे रजिस्टर्ड एक कंपनी होती है जो आपकी परचेज एंड सेल को फैसिलिटेट करती है। इसी तरह रेगुलेटर होता है जो देख रहा होता है कि सारा जो सेल परचेज का जो निज़ाम है वो असूलों, कवायद और ज़वाबित के तौर पर के मुताबिक चल रहा है कि नहीं चल रहा। इसी तरह डिपॉजिटर होता है। डिपॉजिटर बेसिकली ज़्यादा ताल्लुक इसका ब्रोकर के साथ होता है। जब भी आप कोई चीज़ सेल या परचेज़ करते हैं स्टॉक्स को, तो डिपॉजिटर बेसिकली उसको मटेरियलाइज़ या डीमटेरियलाइज़ कर रहा होता है। यानी आप पैसे देते हैं शेयर ख़रीदने के लिए, तो वो पैसे जो है वो ब्रोकर लेकर डिपॉजिटर को देता है। डिपॉजिटर उसके अगेंस्ट जो है वो जब उसको शेयर्स आते हैं तो उस शेयर्स को इन्वेस्टर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है और पैसे जो है वो जो सेलर है यानी जिसने सेल किए होते हैं उसको दे देता है। तो बेसिकली आपके पैसे को शेयर और शेयर को वापस पैसे में कन्वर्ट करने का काम जो है वो डिपॉजिटर कर रहा होता है। यानी आपके पैसे को मटेरियलाइज या डीमटेरियलाइज कर रहा होता है इन टर्म्स ऑफ शेयर्स या कैश। इसी तरह एक कंपोनेंट होता है क्लीनिंग हाउसेस। क्लीनिंग हाउसेस का काम सिर्फ ये होता है कि जब कोई बायर कोई स्टॉक बाय करता है और सेलर उस स्टॉक को सेल कर रहा होता है, तो बेसिकली एक जो क्लियरिंग कंपनी होती है वो इन स्टॉक्स को लेती है और बायर और सेलर तक पहुंचाती है। बराह रास्त नहीं पहुंचाती, ऑब्वियसली वो कनेक्टिविटी होती है बेसिकली ब्रोकर, सेलर और बायर के दरमियान क्लीनिंग हाउसेस की। तो जस्ट एक दरमियान में इंटरमीडिएट स्टेप है जहाँ पर स्टॉक्स आके एक जगह इकट्ठे होते हैं, बेचने वाले के भी और ख़रीदार के भी, और वो एक दूसरे की मंजिल की तरफ रवाना हो जाते हैं। तो बेसिकली क्लीनिंग हाउसेस जो है वो रास्ता प्रोवाइड करती है और डिपॉजिटर जो है उसको फैसिलिटेट करके ब्रोकरेज अकाउंट के अंदर आपके सारे पैसे या स्टॉक्स जो है डाल देता है, जिसको आप देख सकते हैं। तो ये थी छोटे सा बैकग्राउंड के किस तरीके से स्टॉक मार्केट जो है वो वर्क करती है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा और बेस आपकी कुछ बन रही होगी कि ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर जब हम इसी को लेकर आगे चलें तो आपको पीछे बैकग्राउंड का पता हो कि किस तरीके से एक कंपनी मुख्तलिफ फेजेस में से गुजर कर एक्चुअली में स्टॉक मार्केट के ऊपर एनालिस्ट होती है। शुक्रिया।